शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860, और ये जो आप बेयर एक्ट में देखते हो ना नीचे 1860 का अधिनियम संख्या 45। इस 45 का मतलब होते हैं 45 का मतलब है कि 1860 में लेजिस्लेशन ने जब इसको बनाया तो इसकी नंबरिंग है 45। इसका मतलब है कि 44 इससे पहले और एक्ट बन चुके थे, प्रोड्यूस हो चुके थे वहां पर, राइट। ये 1860 का अधिनियम संख्या 45 है। किसी का अगर अधिनियम संख्या 2 है या 3 है, 2 है मान लिया, तो इससे पहले एक ही एक्ट बना बस। किसी का अधिनियम संख्या 50 है तो इसका मतलब इससे पहले 49 एक्ट बन चुके, पारित हो चुके। बात समझे नहीं समझे? ये जो क्रम संख्या लिखी रहती है इसका मतलब होता है कि संसद में इतने एक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में प्रोड्यूस हुआ संसद के अंदर। 45वां नंबर था, 44 एक्ट और बन चुके थे, राइट। उद्देशिका पर आते हैं। उद्देशिका क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका, दरअसल प्रेम्बल बोलते हैं इसको, और उद्देशिका का मतलब होता है, उद्देशिका किसी भी एक्ट को जानने की कुंजी होती है, की होती है। अगर आप, क्योंकि आप आईपीसी लेकर के आए तो आखिर उसको लाने का पर्पज क्या था, समझ रहे ना? हम क्यों लेकर के आए आईपीसी, वो उद्देश्य उद्देशिका में लिख दिया। तो उद्देशिका क्या कहती है? भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता, अंडरलाइन कर लेना, साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समचीन है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भारत देश है हमारा, उसके लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समचीन है। ये साधारण दंड संहिता है। साधारण दंड संहिता का मतलब है कि जितने ऑफेंस है, वे जितने भी ऑफेंस होते हैं वे सारे के सारे इसके अंदर है, ऐसा नहीं है। कुछ ही ऑफेंस इसके अंदर रखे गए, और भी पिनल कोड है, समझ गए ना? मोटर व्हीकल एक्ट में भी सजाएं हैं, इसके अलावा आपका फूड एडल्ट्रेशन में भी है, इसके अलावा अफीम एक्ट भी है, इसके अलावा आर्म्स एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, सजाए तो वहां भी मिलेंगे आपको। लेकिन ये कैसी संहिता है? ये साधारण दंड संहिता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑफेंस होते हैं वे सारे इसी के अंदर हो। सामान्य है, साधारण दंड संहिता है। बात समझे ना? तो इसके अलावा और भी एक्ट हो सकते हैं। तो भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता, साधारण मतलब सिंपली, साधारण का मतलब होगा जनरल पिनल कोड। इसके अलावा और भी दंड संहिताएं हैं। दंड संहिता का उपबंध करना, संहिता का मतलब होता है कोडिंग करना। जैसे टोर्ट है हमारे पास में अपकृत्य विधि, वो कोडिफाइंग नहीं है। ऐसे और भी एक्ट है जो कोडिफाइंग नहीं है, मतलब वे है तो भारत के अंदर, लेकिन भारत की संसद ने उसको धाराओं के सेक्शन के रूप में कोडिफाइंग नहीं किया। बात समझे ना? तो इस संहिता का उपबंध करना, उपबंध का मतलब होता है प्रोविजन, धाराओं के रूप में लिखना, समझ गए? उपबंध करना समीचीन है, एक्सपेडिएंट। समीचीन मतलब एक्सपेडिएंट। समीचीन का मतलब होता है उस समय की परिस्थिति के अनुसार। ये जो 1860 का अधिनियम बनाया गया, इंडियन पिनल कोड, ये उस समय की लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया इसको। ये उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया। भारत की जो परिस्थितियां उस समय थी उसके अनुसार बनाया गया। एक उदाहरण से समझिए। सपोज दैट आपके पास में एक फोन है और कीपैड वाला फोन है, समझ रहे ना? या 15-20 हजार का एक फोन खरीदा, ना तो उसके अंदर व्हाट्सएप चलता, ना फेसबुक चलता, ना सेल्फी कैमरा, ना बैक कैमरा, ना कोई भी सुविधाएं है ही नहीं, बस आप फोन कर सकते। तो आप ऐसा फोन खरीदोगे 15,000 लगा करके, आप कीपैड वाला फोन लोगे 1500-1600 रुपए का, उसमें काम हो जाएगा आपका। इसका मतलब वो अप टू डेट नहीं है। आज की परिस्थिति में अगर मोबाइल कंपनी को मोबाइल सेल आउट करना, तो उसको वे सारी चीजें डालनी पड़ेगी जो जनरली बाकी फोन में भी होती है। अप टू डेट करेंगे उसको। इस तरह से क्या है कि 1860 की भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये बनाया गया समीचीन। बात समझे नहीं समझे? और ये कमाल की बात है, ये आज की डेट में भी पूरा काम कर रहा। इतना अपडेटेड था ये उस समय कि आप अभी भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बात समझे ना? तो समीचीन शब्द इसलिए डाला गया है। अभी जैसे आपने देखा होगा हाल ही में 497 में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और आपको पता होगा कि जब भारत देश आजाद हुआ, उससे भी पहले 1860 की अगर हम बात करें, उस समय हमारे देश की क्या परिस्थिति होगी? एडल्ट्री का मतलब होते हैं ये हस्बैंड और वाइफ और ये कोई थर्ड पर्सन, अगर इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो इस व्यक्ति ने एक अपराध कर दिया इसके अगेंस्ट। इसने कोई अपराध नहीं किया, इसने अपराध कर दिया इसके हस्बैंड के अगेंस्ट। एडल्ट्री ये कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा कि जो पत्नी होती है वो अपने पति की प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आजाद कर दिया और बोल दिया कि तुम्हें जिसके साथ संबंध बना दे, तुम्हें दैहिक स्वतंत्रता है, आप कुछ भी करिए। आजाद कर दिया इसको पूरी तरह से, आर्टिकल 21 को ध्यान में रख करके, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लेकिन जब ये आईपीसी आई उस समय हमारे देश की परिस्थितियां बहुत अलग थी। हम ये मान के चलते थे कि एक महिला
ज़्यादा समाज से इंटरेक्ट नहीं करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, अंग्रेजों का डर था, बहुत सारी चीज़ें थी, अनपढ़ थी, उन्हें इजीली इंड्यूस किया जा सकता था, बहलाया फुसलाया जा सकता था। तो उस समय की जो परिस्थिति थी तब के अनुसार तो ये फिट था बिल्कुल एकदम। लेकिन आज के हिसाब से 457 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि इसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए इसको अपराधी हमने नहीं माना। समझ गए ना? तो ये समचीन शब्द का मतलब है उस समय जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से ये बनाया गया। सपोज दैट आपको एक मकान बनाना, तो अब से 20 साल पहले जिस तरह के मकान बनते थे आप उस तरह का नहीं बनाओगे। आज की डेट में जिस तरह का मकान बनते हैं उस तरह का मकान बनाओगे, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, लॉर्ड मेघालय ने इसको देखो कभी 1860 में बनाया और आज की लगभग आज की परिस्थितियों के हिसाब से भी ये बिल्कुल सेट बैठ रहा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, है ना। तो कह रहे भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है, राइट। पहले कोडिफाइंग नहीं था, अधिनियमित किया गया इसको, समझ गए ना। अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। निम्नलिखित का मतलब होगा सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के सेक्शन 511 तक, ये निम्नलिखित रूप ही है इसका, समझे ना। निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो ये उद्देश्य क्या आपकी कंप्लीट होगी। अब सेक्शन के ऊपर हम आते हैं। संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार, एक्सटेंशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस संहिता को पढ़ने से पहले आपको इसका एक्सटेंशन का पता होना चाहिए, आखिर इसका विस्तार कहां कहां तक है। यदि इसका विस्तार किसी प्लेस पर नहीं है और वहां कोई इस तरह का ऑफेंस होते हैं जो यहां दे रखे हैं, तो इस दंड संहिता के अनुसार वो व्यक्ति पनिशेबल, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि भाई ये हमारे ऊपर अप्लाई होती है नहीं होती है, और होती है तो कहां कहां तक अप्लाई होती है। अगर मान के चले केरल में अप्लाई नहीं होती, तो केरल में कोई हत्या, चोरी, लूट, डकैती कुछ भी करेगा, इस इंडियन पीनल के कोड के अनुसार तो उस व्यक्ति को पनिश किया नहीं जाएगा। बात समझे ना। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट की शुरुआत में हम उसका एक्सटेंशन पढ़ते हैं, विस्तार कहां कहां तक है। और ये आपको पता ही है 370 हट चुकी, और आपको 3 डॉट दिखाई मिलेंगे यहाँ पर, स्टार 3 स्टार मिलेंगे। 3 स्टार में पहले जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ था, पुराने बेयर एक्ट में तो साफ साफ ही लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य की सेवाएं संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन अब क्या है, अब संपूर्ण भारत पर ही लागू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि संपूर्ण भारत का मतलब क्या है। तो भारत को डिफाइन किया गया सेक्शन 18 में, देख लेते हैं एक बार। धारा 2, ये धारा 1 संहिता का नाम और उसके परिवर्तन, एक्सटेंशन, विस्तार, संहिता का विस्तार। तो उन्होंने कहा कि संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। संपूर्ण भारत का मीनिंग क्या है, सेक्शन 18 में डिफाइन कर दिया गया संपूर्ण भारत। और सेक्शन 18 कहती है कि भारत का मतलब भारत का राज्य क्षेत्र है। भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसमें क्या क्या शामिल होंगे, वो बताया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन की पहले आर्टिकल में, आर्टिकल फर्स्ट। और आर्टिकल फर्स्ट कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ होगा। मैं भारत को आज ही डिस्कस कर लूंगा अच्छे से। भारत राज्यों का एक संघ होगा। आपको पता हमारा संविधान किस तरह का है, यूनिटरी तो है नहीं। या तो किसी देश का संविधान कॉन्फेडरल होते हैं, या फेडरल होते हैं, या क्वाजी फेडरल होते हैं, या यूनिटरी होते हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो आपका फेडरल संविधान है, संघात्मक संविधान है। मतलब सभी राज्यों ने मिलकर के संविधान बनाया, सभी की हिस्सेदारी है उसमें। बात समझ रहे हैं ना। तो भारत का मीनिंग क्या होगा, अब हमें जानना पड़ेगा। तो सेक्शन 18 में लिखा हुआ है भारत से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र, और इसका राज्य की जो टेरिटरी है वो क्या होगी, जो आर्टिकल फर्स्ट में लिख दी गई। और आर्टिकल फर्स्ट कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ होगा। जितने भी राज्य है टेरिटरी और आपका यूनियन टेरिटरी है, उनको मिलाकर के जो बना वो भारत है। अब राज्य कौन कौन से होंगे, तो आप शेड्यूल फर्स्ट देख लेना। शेड्यूल फर्स्ट में राज्यों के नाम लिख रखे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से करके सभी स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं वहां पर, राइट। और उनकी टेरिटरी क्या होगी, उन राज्य क्षेत्रों की, वो उनके सामने मेंशन कर दी। एमपी की टेरिटरी ये, राजस्थान की टेरिटरी है, उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है। जब आप शेड्यूल फर्स्ट देखोगे वहां आपको टेरिटरी मिलेगी,
तो भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल फर्स्ट ने कहा राज्य कौन कौन से होंगे, शेड्यूल फर्स्ट ने बता दिया, वहां पूरी लिस्ट मिलेगी आपकी। बात समझे नहीं समझे? इसके अलावा समुद्र के अगर हम बात करें, नीचे हिंद महासागर है, ये समुद्र की अगर हम बात करें, समुद्र के अंदर कहां तक भारत है? तो आप लोग हमेशा पढ़ते हो 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील, वही 23-24 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, भारत ही है। इंडियन पिनल कोड वहां भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब यदि आप इस टेरिटरी के अंदर, जो टेरिटरी मैंने अभी आपको पढ़ाई, इस टेरिटरी के अंदर कोई ऑफेंस करते हैं तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगी। और इस राज्य क्षेत्र से बाहर अगर चले गए आप, समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक चले गए, वहां जाकर के कोई ऑफेंस करोगे, मान ली चोरी करनी, किसी को मर्डर करना, वो तो यहां जाकर के मर्डर कर देगा भारत से बाहर निकल करके। लेकिन 12 नॉटिकल मील तक भारत ही है। इसके अलावा 200 मील तक आगे और पानी में, समुद्र में भी भारत ही है, वो इकोनॉमिकल जोन कहलाता है। तो 12 नॉटिकल मील तक क्या है? भारत। ये 12 नॉटिकल मील कहां से पढ़ाया? आईपीसी में तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 297 में 3 क्लोज दे रखी। तीसरी क्लोज ये बोलती है कि समुद्र में भारत कहां तक होगा, इस विषय पर संसद कानून बना सकता है। राइट? इस विषय पर संसद कानून बना सकता है। तो क्या संसद ने कोई कानून बनाया? बिल्कुल बनाया, जिसका नाम है द मैरीम टाइम जोन एक्ट। द मैरीम टाइम जोन एक्ट। जब आप द मैरीम टाइम जोन एक्ट पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि समुद्र के अंदर भारत 12 नॉटिकल मील तक है। इसका मतलब यहां भी हमारी इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगी, लागू हो जाएगी। क्लियर है ना बात? और देखते हैं भारत कहां कहां है। यदि किसी देश की एम्बेसी अपने देश में है, जैसे जापान की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, इनकी किसी की भी एम्बेसी दिल्ली में आपको मिलेगी जनरली, तो उतना क्षेत्र, जितने क्षेत्र में, जितनी टेरिटरी में किसी देश की एम्बेसी हमारे देश में है, वो हिस्सा भारत नहीं है, और ना ही हमारा इंडियन पिनल कोड उसके ऊपर अप्लाई होता। इसके अलावा यदि भारत की एम्बेसी भारत के बाहर है, कहीं किसी दूसरे देश में, इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, तो उतना हिस्सा भारत है। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? दरअसल जो ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, फाइनली इनको एम्बेसडर बना करके भेजा जाता है। आईएएस तक बहुत छोटी सी पोस्ट है। जब आप आईएएस जब बन जाओगे, कुछ दिन आप जॉब करोगे, सर्विस दोगे लोगों को अपनी एज ए डीएम, उसके बाद आपको सचिवालय में भेज दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में जनरली यही होता है कि आपको एम्बेसडर बना करके बाहर भेज दें किसी देश में। तो एम्बेसी का मतलब क्या है और एम्बेसी का काम क्या है? आप सपोज करें कि आप इंग्लैंड चले गए, आप वहाँ के नागरिक तो हो नहीं, यहाँ के नागरिक हो, आपके साथ में कोई ऑफेंस अगर वहाँ होता है तो आप शिकायत कहाँ करोगे? उनकी सरकार तो आपकी सुनेगी नहीं। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि वोट बैंक से मतलब है, आप तो वोटर नहीं हो उनके, समझ गए ना? आपके साथ कोई अन्याय न हो तो हमारी एम्बेसी में हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी शिकायत यहां जाकर के करोगे। समझे नहीं समझे? इसी तरह से उनकी एम्बेसी भी यहां है। और आपको बता दूं, यदि एम्बेसी के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो उन लोगों को अरेस्ट करना महाभारत होता है। इजीली अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा इंडियन पिनल कोड तो अप्लाई होता ही नहीं। समझ गए ना? और हमारा इंडियन पिनल कोड यदि किसी और देश में, हमारे देश की एम्बेसी है, तो वहां क्या होगा? उतना हिस्सा, उतनी टेरिटरी भारत ही है। बात समझ आई ना आपको? तो क्या है कि जापान के अंदर हमारी एम्बेसी है, तो जापान की जितनी टेरिटरी हमें दे रखी वो हिस्सा भारत है। इसके अलावा जैसे आपका इस साइड में अफ्रीका पड़ता है और भारत सरकार ने वो कुछ हिस्सा खरीद लिया, ट्रीटी होगी 2 देशों के बीच में, तो उतना हिस्सा भी भारत है। इसके अलावा चाइना के साथ युद्ध हुआ और युद्ध करके जो है ना यहाँ पे अपना फ्लैग लगा दिया, उन्हें पीछे भगा दिए, इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया, तो ये क्या है? ये भी भारत है। केवल वही भारत नहीं जो आपको बताया, ये सब भारत है। राइट? किसी देश ने कोई हिस्सा में सरेंडर कर दिया हो, सौंप दिया हो, तो वो हिस्सा भी भारत है, वहां भी अप्लाई हो जाएगी, उतने हिस्से पे अप्लाई हो जाएगी इंडियन पिनल कोड। बात समझ आई? पक्का? आगे चले। इसके अलावा और इंडियन पिनल कोड कहां कहां अप्लाई होगी? जहां आप खड़े हुए, ये जो भूभाग है हमारा, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये तो इंडिया है ही। इसके नीचे कहीं भी जाओ आप, मतलब परत के नीचे की परत, ये क्या है? इंडिया। खदान में चले जाओ आप, वो भी इंडिया है। जिसको मर्डर करना, वो तो कोयले खान में ले जाकर के मर्डर कर देगा और बोल देगा ये तो भारत है ही नहीं, तो वो क्या है? वो भी भारत है। इस भूमि के ऊपर का स्पेस, भारत की भूमि के ऊपर का स्पेस कहीं जाओ,
वो कंप्लीटली इंडिया है। इसका मतलब आप किसी को हेलीकॉप्टर में बिठा करके भी कोई ऑफेंस उसके साथ में नहीं कर सकते, इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा। स्पेस भी भारत है, याद रखना, ये जो टेरिटरी है हमारी, इसके ऊपर का स्पेस पूरा का पूरा भारत है। बात समझे ना, मतलब छोड़ेगी नहीं आईपीसी कहीं भी आपको। आप बाहर जाओगे तो 12 नॉटिकल मील, और फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिवीजन पढ़ेंगे सेक्शन 4 में, आप इसके भी बाहर जाओगे तो फिर भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा हमारा। समझे नहीं समझे? तो इस तरह से क्या है, ये भारत है हमारा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमने इंडियन पिनल कोड बनाया, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। और सेक्शन फर्स्ट क्या बता रही, संहिता का नाम और विस्तार। संहिता का नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता, और विस्तार कहां तक है, संपूर्ण भारत पर। अब तो संपूर्ण भारत पर विस्तार है इसका, राइट। भारत का मीनिंग क्या होगा, सेक्शन 18 में हमने पढ़ लिया। सेक्शन 18 कहती है कि भारत का मतलब होगा भारत का राज्य क्षेत्र, और भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, ये आर्टिकल फर्स्ट में डिफाइन किया गया। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य कौन कौन से होंगे, शेड्यूल फर्स्ट ने बताया, और वहां पर एक लिस्ट दे रखी और प्रत्येक राज्य के सामने उसकी टेरिटरी मेंशन कर रखी, राइट। समुद्र में भारत कहां तक होगा, 12 नॉटिकल मील तक। यह बात कहां से निकल करके आई, 297 आर्टिकल 297 में 3 क्लोज है, तीसरी क्लोज इसी बारे में बात करती है कि समुद्र में भारत कहां तक होगा, इस विषय पर संसद कानून बना सकता है। तो क्या संसद ने कोई कानून बनाया, बिल्कुल बनाया, द मैरीटाइम जोन एक्ट बनाया, और उसमें लिख दिया कि समुद्र में भारत 12 नॉटिकल मील तक होगा। इसी तरह से अगर हमारी देश की एम्बेसी जहां कहीं भी है, उतनी टेरिटरी इंडिया ही है। क्लियर है बात आपको, कोई डाउट? आगे चले, अगले सेक्शन पढ़े, तो सेक्शन 2 पे आते हैं जरा।